तो मेरे बेटा कल हमने बताया था फैराडेज लॉज में, फैराडेज एक्सपेरिमेंट में, कि जब नॉर्थ पोल मैग्नेट कॉइल के पास आती है तो नियर बाई एंड में एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप होती है। साउथ पास आते हैं तो क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल दूर जाता है तो क्लॉकवाइज करंट, नियर बाई एंड में, दूसरे अपोजिट एंड में तो दूसरी अपोजिट होगी। इसी तरह से साउथ पोल किसी कॉइल से दूर जाता है तो करंट जो डेवलप होती है, सब ये क्लोज पाथ है जिससे करंट डेवलप हो रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट। और ये जरूरी नहीं कि आप मैग्नेट को ही मूव कराएं, मैग्नेट को रेस्ट रख के कॉइल को मूव कराएं तो भी सेम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यानी कि बेटा नॉर्थ पोल मैग्नेट के पास, वो कॉइल के पास आए या कॉइल नॉर्थ पोल के पास आए, सेम रिजल्ट्स हैं। एंटी क्लॉकवाइज करंट ये रेस्ट पर है आपकी बात। यदि साउथ पोल रेस्ट पर है और कॉइल को हम मैग्नेट के पास मूव कराएं तो मेरे बेटा तब क्या होगा, तब भी वही रिजल्ट होगा। मतलब क्या कि यदि कॉइल दूर जाएगी साउथ पोल से तो वही रिजल्ट आएगा जो आता है साउथ पोल जब कॉइल से दूर जाती है। इसमें साउथ पोल कॉइल से दूर जा रही है, इसमें कॉइल साउथ पोल से दूर जा रहा है, रिजल्ट दोनों में एक ही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करंट। बढ़िया टॉपिक था, एक नई रिसर्च थी, मैग्नेट या कॉइल के मोशन से ईएमएफ और करंट डेवलप हो रही थी, लेकिन इसको याद रखना बड़ा मुश्किल था। सोच के देखो, याद रखना कि तुम्हारे कोई दिक्कत हो जाएगी, मेरे को रटो तो रटने वाली बात हो जाएगी। तो एक साइंटिस्ट आए, लेंज, LENZ, उन्होंने एक चीज नोटिस करी इस सारे में। वो ये नोटिस किया कि बनने वाली करंट हमेशा उस कारण का, बड़े देख आज का पूरा टॉपिक लेंज रूल है, टाइम लगेगा, समझ में पक्का आ जाएगा। आप भी ट्राई करो, थोड़ी देर में समझ में आने लगेगा। लेंज ने ये नोटिस किया कि जो करंट क्रिएट होती है वो हमेशा उस रीजन का, उस कारण का अपोज करती है जिसके कारण वो डेवलप हुई। इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स। कल पढ़ा था कि फ्लक्स चेंज होने से करंट पैदा हो रही है। अब ये क्रिएट होने वाली करंट हमेशा उस कारण का विरोध करती है, अपोज करती है जिसके कारण ये करंट पैदा हुई। यानी ये बनाने वाले की दुश्मन है, अपोज। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है पिछले चैप्टर मैग्नेटिज्म में कि एंटी क्लॉकवाइज करंट और कुछ नहीं, नॉर्थ पोल है। पिछले चैप्टर में बहुत बार बात हुई। और क्लॉकवाइज करंट जहां होती है वो साउथ पोल है। आप ये देखो जरा, एक एक फिगर को दोबारा से ध्यान से समझो। नॉर्थ पोल पास आया, पास आने से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा हुई। एंटी क्लॉकवाइज करंट क्यों क्रिएट हुई? नॉर्थ के पास आने से। तो ये नॉर्थ को पास आने से रोकेगी, अपोज करेगी। तुम कहोगे कैसे? एक बात बताओ, ये कौन सी करंट बन गई? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये नॉर्थ पोल बन गया और एक नॉर्थ पोल दूसरे को पास आने से रोकेगा। नॉर्थ के पास आने से करंट बनी, तो वो करंट ऐसी बनी जिसने इसे पास आने से अपोज कर दिया, रोक दिया। दूसरे में देखो, साउथ पास आया, साउथ के पास आने से करंट बनी, तो ये साउथ को पास आने से रोकेगी। कैसे रोकेगी? मेरे बेटा साउथ के पास आने से क्लॉकवाइज करंट बनी, और क्लॉकवाइज करंट होता है साउथ पोल। एक साउथ पोल दूसरे साउथ को पास आने से रोकता है, अपोज करता है, रिपेल करता है, रोक देगा, अपोज। नॉर्थ दूर गया, नॉर्थ के दूर जाने से करंट पैदा हुई, तो ये नॉर्थ को दूर जाने से रोकेगी, यानी हर उस कारण का अपोज करेगी जिसके कारण ये पैदा हुई। ये वो बच्चा है जो अपने बाप का दुश्मन है, जिसने पैदा किया। नॉर्थ के पास आने ने करंट को क्रिएट किया, वो नॉर्थ को पास आने नहीं दे रहा, उसे रोक रहा है। देख, नॉर्थ दूर जा रहा था, क्लॉकवाइज बनी, क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल बना,
एक साउथ पोल नॉर्थ को क्या दूर जाने दे सकता है? अट्रैक्ट करके स्लो कर देगा। साउथ दूर जा रहा है, कैसी करंट बनी? यानी कि नॉर्थ पोल, एक नॉर्थ पोल साउथ को दूर जाने नहीं दे सकता, रोकेगा, अपोज करेगा। 100 बात की एक बात, जिस कारण से ये करंट पैदा होगी उसी का अपोज करेगी, यही लेंज रूल है। इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स। जिस कारण से ये क्रिएट होती है, ये हर उस कारण का अपोज करती है। ये नहीं चाहती फ्लक्स चेंज हो। नॉर्थ के पास आने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो नॉर्थ को पास आने से रोक देगी, जिससे फ्लक्स चेंज ना हो। साउथ के दूर जाने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो साउथ को दूर जाने से रोक देगी, जिससे फ्लक्स चेंज ना हो। इंड्यूस्ड करंट कभी भी नहीं चाहती कि फ्लक्स चेंज हो। यदि फ्लक्स चेंज होगा तो वो करंट उसका अपोज करेगी, उसे चेंज होने से रोकेगी। आगे बढ़ते हैं, लेंज रूल के ही केसेस चलेंगे। अब देख, बिना रटे हम देखते हैं कि यदि आपसे कोई कहे कि साउथ, और ये कॉइल, वैसे ही पूछ रहा हूं नॉलेज के लिए, साउथ कॉइल के पास आ रहा है, करंट इस किनारे पर कैसी करंट बनेगी? तो खुद सोच के देखो, ये साउथ के पास आने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो साउथ को पास आने से रोकेगी। साउथ को पास आने से एक साउथ ही रोक सकता है, जो कि एक क्लॉकवाइज करंट होती है। तो यानी इस सिरे पर क्लॉकवाइज करंट होगी, ऑब्वियस सी बात है, दूसरे एंड पर एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो रटने की जरूरत खत्म हो गई। अच्छा, मैग्नेट यदि फिक्स है, कॉइल मैग्नेट के पास आ रही है, तो फ्लक्स तो तब भी चेंज हो रहा है। कॉइल के पास आने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो कॉइल को पास आने से रोकेगी। अपना लॉजिक लगा करके बताओ, यहाँ कौन सी करंट होनी चाहिए? कौन सी? नॉर्थ पोल बनना चाहिए, जिससे नॉर्थ को पास आने से रोकेगा। और नॉर्थ पोल कौन सी करंट से बनता है? एंटी क्लॉकवाइज करंट, नियर बाई एंड में। अब फर्दर एंड में तो क्लॉकवाइज होगी। जिस भी कारण से फ्लक्स चेंज होगा, ये उसका अपोज करेगी। अच्छा, 2-3 बातें समझ में आ गई हमें कल और आज का मिला के। नंबर 1, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा। ईएमएफ का फॉर्मूला था माइनस चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, या माइनस d∅dt। ये कल के टॉपिक में बात हुई। ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ के कारण करंट डेवलप होगी। करंट कितनी होती है? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस डेवलप होगी। तो फ्लक्स चेंज होने से इतना ईएमएफ डेवलप होगा, इतनी करंट, ईएमएफ डेवलप होगा, इतनी करंट डेवलप होगी। और करंट किस डायरेक्शन में डेवलप होगी? करंट इस डायरेक्शन में डेवलप होगी कि वो जो हो रहा है उसका अपोज करे। फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने से रोकेगी, फ्लक्स घट रहा है तो घटने से रोकेगी। जो हो रहा है उसका अपोज। तुम तो एक बात याद रख लो, इंड्यूस्ड करंट का एक ही काम है, अपोज। जो हो रहा है उसका रोकना। नॉर्थ पास आ रहा है, पास आने से रोकना। साउथ दूर जा रहा है, दूर जाने से रोकना। फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने से रोकना। फ्लक्स कम हो रहा है तो कम होने से रोकना। यानी फ्लक्स को चेंज होने से रोकना ही इसका मकसद है। अब मेरे बेटा, तुमने एक चीज और पढ़ी होगी मैग्नेटिज्म में, यदि ये क्लॉकवाइज करंट है, कहीं पे क्लॉकवाइज करंट है और कहीं पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है। क्लॉकवाइज करंट फील्ड बनाती है इनटू द पेपर, जिसे क्रॉस कहते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज बनाती है फील्ड आउटवर्ड, जिसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताओ, क्लॉकवाइज करंट कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है? इनटू द पेपर यानी क्रॉस। और एंटी क्लॉकवाइज करंट कैसा फील्ड क्रिएट करती है? आउटसाइड का मतलब डॉट। इस पे आए हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस, मैंने बताया ना आज लेंज रूल पे कमांड करनी है, जो बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बराबर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर इनटू द पेपर। एक कॉइल उसके अंदर एंटर करती है, फिर अंदर ही अंदर
चलती है और फिर बाहर निकल जाती है। वो कह रहे हैं अंदर घुसते समय, मिड में और बाहर निकलते समय किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट्स क्रिएट होंगी। पहले बताओ फ्लक्स है क्या? मैग्नेटिक लाइन्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। यदि किसी सरफेस में ज्यादा मैग्नेटिक लाइन्स पास होने लगे तो हम कहते हैं फ्लक्स इज इंक्रीज। कम मैग्नेटिक लाइन्स पास हो तो कहते हैं फ्लक्स इज डिक्रीज। यानी फ्लक्स और कुछ नहीं, मैग्नेटिक लाइन्स की काउंटिंग है। मैग्नेटिक लाइन्स किसी सरफेस में बढ़ जाए तो फ्लक्स बढ़ गया, मैग्नेटिक लाइन्स कम हो जाए तो फ्लक्स कम हो गया। यानी फ्लक्स और कुछ नहीं, मैग्नेटिक लाइन्स की काउंटिंग है। पहला केस तीनों अलग अलग, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल एंटर कर रही थी तो आप अपने आप से कई क्वेश्चन पूछा करो, क्या कॉइल के एंटर करने से उसमें फ्लक्स चेंज होगा? पहले पता, जब ये कॉइल बाहर थी तो सिर्फ 2 क्रॉस इसमें से जा रहे थे। जब ये अंदर आ गई तो 2 की बजाय 6 क्रॉस जाने लगे। अब 6 की बजाय तुम कहो 5 जा रहे हैं, वो मतलब नहीं है। क्रॉस यानी इनवर्ड फील्ड बढ़ गया ना। पहले जितनी लाइन जा रही थी क्या अब भी उतनी लाइन जा रही है या बढ़ गई? यानी फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स चेंज हो गया तो करंट तो बनेगी। क्रॉस बढ़ गए, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ गया तो करंट तो बनेगी। अब करंट किस डायरेक्शन में बनेगी? जो क्रॉस को बढ़ने से रोके। क्रॉस को बढ़ने से कौन सी करंट रोक सकती है? तो जवाब है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट नहीं। सोचो यदि यहां क्लॉकवाइज करंट पैदा हो जाए तो वो तो खुद क्रॉस प्रोड्यूस करेगी। क्रॉस एक तो यार वैसे ही बढ़ रहे हैं, क्लॉकवाइज करंट बनने से क्रॉस और बढ़ गए तो अपोज का होगा। एक हलवाई जलेबी बना रहा है, मैंने भी जाके 2 जलेबी और रख दी तो मैं अपोज कर रहा हूँ क्या? जो चीज खुद बढ़ रही है उसे और बढ़ाना इज नॉट अपोज। यहाँ पे क्रॉस बढ़ रहा है खुद ही अंदर आने से, तो हमें क्रॉस को घटाना है। क्रॉस को घटा सकता है सिर्फ पिछली करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट। एंटी क्लॉकवाइज करंट क्यों? क्योंकि ये डॉट बनाती है और डॉट और क्रॉस कैंसिल हो जाते हैं। एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड स्केलर है वेक्टर? वेक्टर यदि एक वेक्टर राइट है और एक लेफ्ट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक डॉट है और एक क्रॉस है, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अपोजिट फील्ड कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्रॉस को डॉट काट देता है। मान लो 2 टेस्ला का फील्ड है लेफ्ट, 2 टेस्ला का फील्ड है राइट, तो नेट फील्ड 0। 1 टेस्ला फील्ड इनवर्ड, 1 टेस्ला फील्ड आउटवर्ड, 0। यानी बेटा ये बात साफ हो गई कि फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक दूसरे को कट करने लगते हैं। तो अब मेरा आंसर आ भी चुका है भाई, जिसे समझना है वो तो समझ चुका। अंदर आने से क्रॉस बढ़े, क्रॉस बढ़ने से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से करंट पैदा होगी। सर्किट पूरा है इसलिए करंट पैदा होगी। यदि सर्किट में कहीं कट होता तो करंट नहीं बनती, तब ईएमएफ बनता, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट क्रिएट होगी और वो करंट इस तरह से बनेगी जो क्रॉस को बढ़ने से रोके। क्रॉस को बढ़ने से रोक सकता है सिर्फ डॉट यानी आउटवर्ड फील्ड, और आउटवर्ड फील्ड को बनाती है एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो यहां एंटी क्लॉकवाइज करंट क्रिएट होगी और वो एंटी क्लॉकवाइज करंट आउटवर्ड फील्ड यानी कि डॉट्स क्रिएट करेगी और डॉट और क्रॉस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो पहला पार्ट का आंसर एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा पार्ट बाहर निकलते समय, जिस समय ये कॉइल, अब तो देख लॉजिक आप भी लगा सकते हो यदि कोशिश करो तो, जब ये बाहर आएगी तो मुझे मेरे को सिर्फ क्वेश्चन पूछने दो, आप जवाब देते रहो। जब ये बाहर आएगी इसके अंदर क्रॉस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? क्रॉस कम होने का मतलब फ्लक्स चेंज तो हो रहा है। क्रॉस भी तो मैग्नेटिक फील्ड ही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट तो बनेगी। बनने वाली करंट क्या चाहेगी? अपोज करेगी। क्रॉस बढ़ रहे होते तो कम करने की कोशिश करती, कम कर रहे हो रहे हैं तो
क्रॉस को बढ़ाने की कोशिश कौन सी करंट करती है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट क्रॉस बनाती है, एंटी क्लॉकवाइज डॉट बनाती है। यदि कोई आपसे बोले कि भाई एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होगी, तो भाई साहब क्रॉस तो वैसे ही कम हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज करंट आउटवर्ड फ्लक्स बना देगी यानी डॉट, वो इसे और कम कर देगा, तो अपोज कम हुआ। तो समझ में आ गया? उल्टी हो गई करंट। अब पहले घुसते समय एंटी क्लॉकवाइज थी, निकलते समय क्लॉकवाइज है। अब आ जाओ बीच में, अभी दो क्रॉस है, थोड़ा आगे चला गया तब भी दो ही क्रॉस है। कहने का मतलब ये हुआ फ्लक्स चेंज ही कहाँ हो रहा है? फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हो रहा, और जब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो नो करंट विल बी इंड्यूस्ड। क्या कह रहे हो, कुछ समझ में आया? लेंज रूल क्या करता है? ये हमेशा अपोज, ठीक है बेटा, अपोज। अच्छा ये एक मैं पूछता हूं, आप अपना लॉजिक लगा करके जवाब देना। एक जगह ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक मेरे पास स्ट्रेट वायर, तो सॉरी रेक्टेंगुलर वायर था, जिसे मैंने पकड़ के, रेक्टेंगुलरली स्क्वायर था, एक स्क्वायर वायर था, मैंने उसे खींच करके रेक्टेंगल बना दिया। पहले स्क्वायर था, मैंने रेक्टेंगल बना दिया, तो किस डायरेक्शन में करंट पैदा होगी? मेरे को मत जवाब दो, अपने आप से एक एक क्वेश्चन पूछो कि फ्लक्स चेंज होगा नहीं होगा। कैसा रहेगा? अरे ये बताओ, यदि इसमें ध्यान से देखो, बड़ा एरिया रखो तो उसमें ज्यादा फ्लक्स होता है, छोटा एरिया रखो तो कम फ्लक्स होता है। यदि इसका एरिया पहले से कम हो गया तो गारंटेड उसमें क्रॉस कम आएंगे। मुझे तो एरिया देखना चाहिए कि एरिया बदलेगा नहीं। वायर का पेरीमीटर तो फिक्स है, वायर तो वही है, लेकिन कहीं खींचने से एरिया तो नहीं बदल गया। यदि इसका एरिया पहले से घट गया या बढ़ गया तो क्रॉस बदल जाएंगे। तुम बताओ, बड़े एरिया और छोटे एरिया में बराबर क्रॉस आते हैं क्या? क्रॉस का मतलब इनवर्स फ्लक्स, बार बार बोलना पड़ रहा है इसलिए मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं। तो मैं एरिया निकालता हूं। अच्छा तुम्हें एक बात ही नोटिस करो, मान लो 10 बाई 10 का स्क्वायर है, मैं यानी कि पेरीमीटर है 40, और मैं 15 बाई 5 का रेक्टेंगल बना दूं तो पेरीमीटर तो अब भी 40 है, लेकिन एरिया में क्या डिफरेंस नहीं आया? क्या था एरिया इसका? 100, और अब कितना है? 75। याद रखिए, यदि पेरीमीटर फिक्स है तो रेक्टेंगल का एरिया हमेशा स्क्वायर से कम आएगा। तुम कोई सा भी करके देख लो, पेरीमीटर फिक्स है, सेम है, तो रेक्टेंगल स्क्वायर का एरिया हमेशा रेक्टेंगल से बड़ा आएगा। समझ में आ गया? एक और सर्किल का तो सबसे बड़ा आएगा। जब इस बात चल रही है तो मैं बता दूं, कई बार वो सर्किल बनवा देते हैं। एक एग्जाम्पल से ही क्लियर करते हैं। मान लो बेटा 7 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल है और 7 सेंटीमीटर का सर्किल है, 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और 10 बाई 2 सॉरी हाँ 10 बाई 2 का रेक्टेंगल है। 10 बाई 2 नहीं, 12 बाई 10 ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो। हमें रखना है 44, मैं 20 बाई ले लेता हूँ, कितना 2। मैं पेरीमीटर सेम रखना चाह रहा हूँ जिससे कुछ दिखा रहा है। तुम बताओ इसका पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई r, यानी कि 44। इसका कितना है पेरीमीटर? 11 4 द
44, इसका पेरीमीटर 22 का डबल 44। एरिया जरा चेक करना, सबसे बड़ा सर्किल का आएगा, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर 154 नहीं 134 154 कितना आया बेटा 154 सबसे ज्यादा। इसका कितना आया 121 और इसका कितना आया। तो आपने क्या सीखा, देख हमें ये प्रूफ करने को नहीं आएगा, मैथ्स जिस पे होती तो वो शायद प्रूफ करने को दे देते, फॉर द गिवन पेरीमीटर सर्किल हैज मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल हैज दिस। तुम्हें बस पता होना चाहिए पेरीमीटर फिक्स है तो बताओ सबसे बड़ा, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ा एरिया दूसरे नंबर पे और फिर सारे रेक्टेंगल उससे कम। मतलब एक है, यदि मैं तुम्हें एक रस्सी दे दूँ सबको बराबर साइज की और मैं कह दूँ जमीन पे बिछा दो, जितनी जमीन पे बिछा दी वो लैंड तुम्हारी, तो भाई साहब सर्किल बना के घेर लेना, सबसे बड़ा एरिया कवर कर दोगे। और जो स्क्वायर बनाएगा वो उससे कम। देख कितना डिफरेंस है, 154 और 121 में कोई छोटा डिफरेंस नहीं है, काफी डिफरेंस है। और रेक्टेंगल बनाने वाले तो देख लो, खुश हो लो, बहुत ही कम एरिया रह गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हुआ। लेकिन सर्किल शेप में मकान अच्छे नहीं बनते, इसलिए स्क्वायर बेस्ट है। तो ये तो हुई हमारी यहाँ की कहानी। अब भाई देख, जिसके लिए मैं तब से समझा रहा था वो ये था क्वेश्चन। आप ये बताइए, आपने स्क्वायर को रेक्टेंगल में बदला, पेरीमीटर तो उतना ही है, एरिया कम कर दिया। यदि एरिया कम हो गया, एरिया कम होने से उसमें क्रॉस घटेंगे, हाँ है ना। मजाक की कोई बात नहीं, या तो आया या फिर नहीं आया, एक तरफ आ गया, क्रॉस घटेंगे, फ्लक्स चेंज होगा, करंट पैदा होगी। अब वो करंट क्या चाहेगी, क्रॉस बढ़े। क्रॉस को कौन सी करंट बढ़ाती है, क्लॉकवाइज। कौन सी, वो क्रॉस क्रिएट करती है, 2 पेज पहले बताया था। तो इसलिए यहां पर क्लॉकवाइज करंट क्रिएट होगी। बहुत मुश्किल लग रहा है कंसेप्ट, ये कहलाता है लेंज रूल। मैंने आपको क्या बताया, जब 4 बजे 2 दिन बाद शुरू करूंगा तो ये 2-2 दिन के टॉपिक एक दिन में कराने पड़ेंगे। पैरेलल तो लाना है, नहीं तो खिचड़ी बनी पड़ी रहेगी, कभी कहीं कुछ और कभी कुछ और। लेकिन हाँ, तुम्हारे बैच में बड़े ज्यादा आराम से हो रहे हैं। अब बेटा ये आ गया। एक चीज और बताओ, जहां ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हों उसके आसपास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। भाई ट्रांसफार्मर में है क्या, कॉइल ही तो है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। कॉइल में करंट पास करने से वो पावरफुल मैग्नेट बन जाती है। एक चीज तुम्हें बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही ट्रांसफार्मर भी काम करता है, वैसे वो अलग से टॉपिक आएगा। वैसे ही बता रहा हूं अभी नॉलेज के लिए, क्योंकि EMI चल रहा है, डिटेल में बाद में आएगा। ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल में ये वोल्टेज घटाने बढ़ाने के काम आता है। जिस वोल्टेज को कम या ज्यादा करना हो उसे प्राइमरी कॉइल में भेज देते हैं। कॉइल में करंट जाने से वो मैग्नेट बन जाती है। मैग्नेट बनती है तो उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाता है। लेकिन हमारे घर में आने वाली करंट कांस्टेंट करंट है या ऑल्टरनेटिंग? ऑल्टरनेटिंग। वेरिएबल चैप्टर का नाम यही है, आगे आएगा। बदलती रहती है हमारी करंट, ठीक है। तो हमारे घर की करंट फिक्स रहती है या बदलती रहती है? तो ये फ्लक्स भी बदलता रहता है। अब क्योंकि दूसरी कॉइल में फ्लक्स बदल रहा है, चेंज हो रहा है, फ्लक्स के चेंज होने से उसमें करंट क्रिएट हो जाएगी, EMF डेवलप हो जाएगा। इस EMF को हम यूज कर लेते हैं। यदि आपको वोल्टेज कम चाहिए तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो, कम टर्न होकर लोगे तो उसमें कम EMF डेवलप होगा, ज्यादा टर्न लोगे तो ज्यादा EMF डेवलप होगा। तो EMF बढ़ाना है तो टर्न बढ़ा दो, EMF कम करना है कर दो। तो इस पर डिटेल टॉपिक भले ही बाद में आए, लेकिन आप समझ गए कि ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। यदि हम ट्रांसफार्मर ना लगाएं तो फिर वोल्टेज घटा बढ़ा ही नहीं सकते, फिर तो जितनी वोल्टेज आ रही है वही आएगी।
तो मालूम है शहर में जब सप्लाई आती है 33,000 वोल्ट आती है, 33 केवीए पावर स्टेशन देखे होंगे शहरों के बाहर, स्टेट टू स्टेट। फिर जब शहर में घुसती है 11 केवीए पावर प्लांट आते हैं, 11,000 वोल्ट। और जब घरों में आती है तो 220 वोल्ट आती है। तभी हमें हर जगह ट्रांसफार्मर लगाने पड़ते हैं जो वोल्टेज को घटा बढ़ा सके। तो ट्रांसफार्मर में सबसे बड़ा फायदा पता है, जब डीसी की खोज हुई थी तभी एसी की खोज हुई थी आसपास। डीसी करंट कांस्टेंट होती है, एसी करंट वेरिएबल होती है। तो हमारे साइंटिस्ट ने एसी करंट को ही घरों में देने के लिए क्यों चुना? क्या डीसी से चीजें नहीं चलती थी? ट्रेन के अंदर डीसी चलती है, तो क्या ट्रेन में एसी नहीं होते? क्या ट्रेन में लाइटें नहीं होती? क्या ट्रेन में पंखे नहीं होते? ट्रेन में डीसी होती है, वोल्टेज सब चलते हैं। तो फिर शहरों में भी डीसी ले लेते। डीसी वोल्टेज को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता ट्रांसफार्मर से। एसी वोल्टेज तुम बताओ, एसी करंट तो कम ज्यादा होगी जिससे फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी में ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। यदि ये डीसी होती, कांस्टेंट होती मतलब, तो फ्लक्स कांस्टेंट होता। और यदि सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज ही नहीं होता तो सेकेंडरी में कोई ईएमएफ डेवलप ही नहीं होता। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली ऑन एसी, नेवर वर्क्स ऑन डीसी। तो इसीलिए शहरों में डीसी सप्लाई को बजाय एसी सप्लाई को प्रेफर करते हैं कि जहां ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो ट्रांसफार्मर से बढ़ा दो, और जहां कम वोल्टेज चाहिए तो ट्रांसफार्मर से कम कर दो। तो ये समझ में आ गया है बेटा? हुक भड़ाम, अरे इसमें ऑयल भरा रहता है कूलिंग के लिए। कई बार बहुत ज़्यादा गर्म होने से या एक्सेस करंट लोड बढ़ गया, सारे लोगों ने अपने घर में एसी चला लिए, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कूलिंग रखने के लिए ऑयल रखते हैं। अब लोड इतना ज़्यादा हो गया, करंट इतनी ज़्यादा खींच रहे हैं, वो ऑयल गर्म होकर उबलने लगता है और सारी जो सील व्हील आसपास की है उसे फाड़ के निकल जाता है। और इतना हाई टेम्परेचर होता है कि एयर के कांटेक्ट में आते ही आग लग जाती है। उसे ऑक्सीजन ही तो नहीं मिल रही थी अंदर, वो अपने इग्निशन पॉइंट से ऊपर है, तो बाहर आते ही वो जल जाता है। यही कह रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूक गया, बाकी उसमें कुछ नहीं, उसकी कॉइल वायल नहीं खराब होती। जब ट्रांसफार्मर फूकता है जिसे कहते हैं, तो वो रिपेयर होने के लिए जाता है, बस वो ऑयल खाली करके। भाई कॉपर का वायर है, कॉइल, उसमें क्या फूकेगा? उसे साफ सफाई करके फिर ऑयल भर के पैक कर देते हैं लोग। तो इसमें कुछ नहीं फूकने का, वो ऑयल ही जल जाता है। हाँ, बड़े भूम भड़ाक से फटता है, दूर रहना चाहिए, उबलता हुआ तेल निकलता है इसमें से। तो तभी जब ट्रांसफार्मर फटे, दूर हट जाना। देख बेटा, नॉलेज होना और करना अंतर है। हो सकता है मुझे नॉलेज ये भी पता हो कि एसी कैसे काम कर रहा है, लेकिन कोई कह दे एसी बना दो। नॉलेज है, सब पता है इंटरनल। हाँ, कोई मैकेनिक हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। एक मान लो पंखा धीरे चल रहा है, वो आके कहता है इसकी कॉइल फूक गई, तो मैं सीधे इसमें कहता हूँ कॉइल में फूकने का क्या है, इसमें तो कॉपर का वायर है, ये एलसी सर्किट है। एलसी सर्किट में एक्सएल की वैल्यू एक्ससी से बड़ी हो गई है, इसलिए इम्पीडेंस ज़्यादा हो रहा है। और वो बेचारे को उसको नहीं समझ में आता। मतलब हमें पागल नहीं बना सकते, हमें पता है कि क्या चीज़ कमी है, वो दूर करवा लेंगे। अब तो मैं चुप हो गया, मैं तो सबको भेज देता हूँ, ये करवा दे काम, नहीं तो मेरे यहाँ तो मैं इन्वर्टर खरीद के लाए। पॉज कर दूँ इसे 1 मिनट, रुक जाओ, इसे रिकॉर्डिंग बंद करके वैसे ही पढ़ा रहा हूँ।